बुढ़ापे में अपने औलाद के धक्के नहीं खाना चाहते हैं तो अपने औलाद को इन 3 कामों की हवा मत लगने देना। दर्शक बंधु, कई बार जब हम देखते हैं कि एक बेटे ने अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया या बूढ़े होने पर उन्हें बुढ़ापे का कष्ट सहने के लिए अकेला छोड़ दिया, किसी बेटे ने अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया या उन्हें अपने ही हाथों से मारते पीटते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, तो यह सब देखकर जहन में एक बात याद आती है कि यदि यही दिन देखने के लिए औलाद पाली जाती है तो ऐसी औलाद से तो बिना औलाद का होना ही ठीक है। लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थितियां का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं होता है। औलाद ऐसी होती नहीं है पर हम उसे बना देते हैं। ऐसे ही एक कहानी है, एक नालायक बेटे और बहू की कहानी, जिसने अपने ही माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ईश्वर ने उन्हें ऐसी सजा दी कि वह दर दर का भिखारी हो गया। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सुनते हैं दिल को झकझोर देने वाली कलयुगी बेटे की वह सच्चाई जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए तथा इससे सबक लेनी चाहिए। मित्रों, किसी शहर में मनोहर नाम के एक सज्जन रहते थे जो एक चपरासी का काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम था निर्मला, जो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी और हमेशा अपने पति के आय के अनुसार खर्च करती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे का नाम था संदीप। मनोहर और उनकी पत्नी ने संदीप को खूब पैसा लगाकर पढ़ाया, उसके सारे खर्चे उठाए। एक ही तो बेटा था, इसलिए मनोहर ने संदीप की सुख सुविधाओं में और उसके पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। उसे महंगे से महंगे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया। मनोहर जैसे तैसे करके उसे कामयाब बनाना चाहते थे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए संदीप दूसरे शहर में चला गया और वहीं रहकर खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की। मनोहर ने बेटे को पढ़ाने के लिए दूसरे शहर भेजा था ताकि वह अपने सारे सपने पूरे कर सके। वहां रहकर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग जाती है और वहीं एक बड़े घर की बेटी से उसकी दोस्ती हो जाती है। संदीप एक दिन उस लड़की को लेकर घर आता है और सारी बात अपनी माँ और बाबूजी को बताता है कि शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। बेटे की खुशी को ध्यान में रखते हुए मनोहर ने संदीप और शिल्पा की शादी करवा दिया। एक सुंदर सी पढ़ी लिखी बहू को पाकर मनोहर और निर्मला बहुत खुश थे। निर्मला ने घर की सारी जिम्मेदारी शिल्पा को सौंप दी और कहा, बहू, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे के दिन बहू और बेटे की देखरेख में चैन से कट जाएगी, जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं। मनोहर और निर्मला ने भी सोचा, चलो अच्छा ही है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे बहू और बेटा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शिल्पा बड़े घर की बेटी थी, इसलिए वह अकेली रहना चाहती थी। सास ससुर अगर किसी काम के लिए उसे कहते तो वह मन ही मन सुलग उठती थी। वह इस बात की शिकायत अपने पति से भी करती थी। संदीप उसे समझा दिया करता था कि देखो, जितना हो सके अभी बर्दाश्त कर लो। यदि माँ और बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे तभी तो इस जायदाद की मालकिन बन पाओगे। ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारे व्यवहार से तंग आकर माँ और बाबूजी अपनी दौलत हमारे नाम न कराएं। एक बार उसे अपने नाम हो जाने दो, फिर बाद में तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। संदीप के इस प्रकार समझाने पर शिल्पा भी अपने सास ससुर की हर तरह की बात सहन कर लेती थी और वे जैसा कहते थे
वैसा ही कर दिया करती थी। एक दिन की बात है, मनोहर अचानक बीमार पड़ गए। खून की उल्टियाँ होने लगी। आनन फानन में निर्मला जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा इन्हें बचाने के लिए काफ़ी पैसे का इंतजाम करना होगा। निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने जो पैसे बचत करके रखे हैं उन्हें निकालने में इस समय असमर्थ हैं। तुम ही कहीं से पैसों का इंतजाम करो। मित्रों, पैसा का नाम सुनते ही लड़का एकदम से कहने लगा, अरे माँ, इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से कर सकता हूँ। मामूली सी तो नौकरी करता हूँ और अभी अभी मैंने नया ऑफिस बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया है। उसके लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए। अचानक से इतने पैसे का इंतजाम करना मेरे बस की बात नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को तो ठीक करवाना ही होगा। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। तुम कुछ भी करो, अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसे उधार ले लो। तुम्हारे पापा जब ठीक हो जाएंगे तो वह सारा पैसा हम चुका देंगे। लड़का बोला, हे माँ, पापा के पैसे अब ज़रूरत पर काम नहीं आ रहे हैं। मैं तो इनसे पहले ही कहता था कि आप अपना सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दो, पर पिताजी को तो शायद मुझ पर भरोसा ही नहीं। माँ ने कहा, बेटा, इस बार इन्हें किसी तरह से इलाज करवा दो। जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं सबसे पहले यही काम करवाऊंगी। वैसे भी हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बुढ़ापा पूरी तरह से हावी हो गया है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, अगर कहीं से मदद मिलती है तो मैं देखता हूँ। इस प्रकार संदीप वहाँ से चला गया और थोड़ी देर के बाद माँ के पास लौट कर आया और बोला, माँ, आप चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं 1 महीने में लौटाने की बात कहकर इसे लेकर आया हूँ। यदि 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। माँ बोली, कैसी बात करते हो बेटा, अपने बाप को ठीक हो जाने दो, हम सब चुका देंगे। इतना कहकर निर्मला अपने पति मनोहर के पास चली जाती है। इधर शिल्पा संदीप को पकड़कर एक कोने में ले जाती है और उससे पूछती है कि आप बन तो रहे हो श्रवण कुमार, पर इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? अगर किसी से उधार लेकर दोगे तो फिर लौटाओगे कहाँ से? मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी। संदीप ने कहा, प्रिय, मैं किसी से पैसे उधार नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास ही उतने पैसे हैं और कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। जब मैं पापा के इलाज में ये पैसे लगाऊंगा तब माँ भी उन्हें उधार का समझकर जल्दी ही लौटाने का प्रयास करेगी। पापा के नाम सारे बही खाता मेरे नाम करवा देगी। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की दौलत भी। जल्द ही मैं अपने ऑफिस का मालिक बन जाऊंगा। शिल्पा भी संदीप की बात का मतलब समझ जाती है। इस प्रकार कुछ दिन तक अस्पताल में रहकर मनोहर का इलाज चलता रहता है। जब उसकी सेहत में कुछ सुधार हो जाता है तो निर्मला अपने पति की छुट्टी करवाकर घर ले आती है। उन्हें तो ऐसा पता था कि उनके इलाज में लगे पैसे बेटे ने कर्जा लेकर लगाए हैं। सो एक दिन निर्मला अपने पति से कहती है कि बेटे के ऊपर कर्ज हो गया है, सो क्यों न आपके नाम की सारी जायदाद बेटे के नाम करा दो। लेकिन मनोहर ऐसा करने से मना कर देते हैं। कहते हैं, निर्मला, जरा सोचो, हमारे पास जो पूंजी है यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम अभी से सब कुछ उसे देकर अपने हाथ नहीं कटवा सकते, और फिर जो कुछ मेरा है वह सब हमारे बेटे संदीप का ही तो है। आज नहीं तो कल उसे सब कुछ मिल ही जाएगा। तब निर्मला कहती है, देखो, तुम्हें नहीं मालूम, आज हमारे बेटे ने सारे पैसे कर्ज लेकर लगाए हैं।
हमें उनकी भी बात खराब नहीं होने देना चाहिए। कल को कोई बात होगी तो हमें कौन संभालेगा। मित्रों, निर्मला के बार बार कहने पर मनोहर जी ने अपनी सारी संपत्ति संदीप के नाम करवा दी। संपत्ति बेटे के नाम होते ही बहू और बेटों का रवैया बदल गया। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू शिल्पा से कहा, बहू रानी, अपने पापा के लिए दलिया बनाकर दे दूं। शिल्पा ने तपाक से जवाब दिया, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं एक कागज़ कलम लेकर आती हूँ। उसके बाद तुम मुझे बताना कि क्या क्या बनाना है। मित्रों, शिल्पा ने यह बात चिढ़ते हुए कही थी। निर्मला पूछने लगी, बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब शिल्पा कहती है, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग पर भी जोर डाल दिया करो। आप लोगों की नज़रों में क्या यह घर एक होटल है? और क्या मैं किसी होटल की वेटर लगती हूँ जो आप लोग के ऑर्डर लेती रहूँ और तुम जो ऑर्डर करोगे वह तुम्हें बनाकर देती रहूँगी। ध्यान से सुनो, बीमार पापा जी हैं, तुम नहीं, जो मुझे ऑर्डर चला रही हो। उन्हें दलिया चाहिए तो क्यों न तुम अपने हाथों से बनाकर दे देती हो। हर काम के लिए मुझे कहना जरूरी है क्या? मित्रों, इतना कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला अपने पति से कहती है, अजी लगता है बहू पूरे दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए इतना चिढ़ रही है। परंतु आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही बहू का गुस्सा शांत होगा वह हमारे पास आकर माफ़ी मांगने लगेगी। आज आप मेरे ही हाथ का बना दलिया खा लो। इसके बाद निर्मला जी ने उठकर मनोहर के लिए दलिया तैयार किया और अपने पति को खिला दिया। निर्मला जी समझ तो गई थी कि बहू ने यह बात क्यों कही, पर वह बात अपने पति को लगने देना नहीं चाहती थी। लेकिन मनोहर तो सब कुछ समझ चुका था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही हुआ जैसा कि उसने सोचा था, फिर भी वह चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर अगले दिन निर्मला अपने पति से बोली, अजी आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं जो आपको पसंद हो? मनोहर बोले, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बहू है ना। निर्मला बोली, बहू को सुबह से ही बहुत सारे काम करने होते हैं, मैंने सोचा उसे बार बार क्यों परेशान करूं। इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। मित्रों, मनोहर समझ तो रहे थे कि कल बहू की फटकार के कारण आज ये सब काम स्वयं कर रही है। मनोहर बोले, अजी तुम जो कुछ भी बनाओगे मैं वह सब खा लूँगा। उसके बाद निर्मला जी रसोई में जाती है, मगर वहाँ जाकर देखती है तो चौंक जाती है। अरे यह क्या, आज तो रसोई के ऊपर ताला लगा हुआ है। सोचने लगी, आज तक तो रसोई के ऊपर ताला नहीं लगा, आज यह क्या हो गया। निर्मला जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उधर से शिल्पा ने 2 टूक जवाब दिया, अरे मम्मी जी, इतना क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो। निर्मला जी ने कहा, बहू आज तक रसोई घर में और पूजा घर में ताला नहीं लगा, आज मैं यह क्या देख रही हूँ। शिल्पा कहने लगी, हाँ अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं, उन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब हमारा घर मंदिर का कोई भंडारा नहीं है जो 5-5 बार खाने को दिया जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया है। जब भी तुम्हारे खाने की इच्छा होती है तो मुंह उठाकर रसोई में घुस जाते हो। निर्मला ने कहा, बहू अब तो हम लोग तुम्हारी नज़रों में जानवर हो गए। शिल्पा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं आप लोगों की भूख से तंग आ गई हूँ। आज से मैं डिसाइड करूँगी कि तुम्हें कब खाना है और क्या खाना है। अपनी बहू की यह बात सुनकर निर्मला गुस्से से लाल पीली हो गई। कहने लगी, तेरी ये मजाल कि हमें जानवर कहे और हमारे खाने का तू हिसाब रखेगी। यह घर मेरा है
और हम इतने गरीब भी नहीं हैं कि खाना भी नाप तौल कर खाएंगे। जब संदीप को पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है तो वह तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। शिल्पा कहने लगी, हाँ, तुम मुझे अपने बेटे की धमकी ना दे। तेरे बेटे को तो पहले से ही सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि आप लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। अब तुम लोग हमारे अधीन हो। और हाँ, आज से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। पापा ही तो बीमार हैं, तुम तो ठीक ठाक हो, इसलिए आज से पूरे घर का काम तुम ही कर लो, वरना हमें तुम लोगों को घर से उठाकर बाहर निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मित्रों, अपनी बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर निर्मला जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। मनोहर ने देखते ही समझ लिया। कहने लगे, निर्मला, इसलिए तो मैं अपनी जायदाद संदीप के नाम नहीं कराना चाहता था। मुझे पता था कि अपनी मुट्ठी खाली होते ही सब लात ही मारेंगे। मैंने तुम्हारे ही कहने पर सारी संपत्ति उन्हें दे दी, पर वे इतना नीचे गिर जाएंगे यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब भलाई चाहती हो तो इस घर के सारे काम करो, वरना इस घर के मालिक हमें बाहर निकाल फेंकेंगे। निर्मला जी कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, बेटे को आने दीजिए, मैं सारी बात उससे कहूँगी। मित्रों, रात को जब संदीप आता है तो शिल्पा ने जैसा व्यवहार किया था वह सारी बात निर्मला जी अपने बेटे को बताने लगी। कहने लगी, बेटा, क्या हम इस घर में जानवर हैं जो तेरी बहू हमें जानवर कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, पर शिल्पा ने आज हमारे लिए ताला डाल दिया। क्या हम तेरे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई गुलाम है? माँ की बात सुनकर बेटे ने कहा, बस करो माँ, आप लोग किस जमाने में जी रहे हो? आज के समय में न बाप बड़ा है न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि पूरी जिंदगी मैं और मेरी पत्नी आपकी चाकरी करती रहेगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे पत्नी के बारे में कुछ कहा तो वह जैसा कहे वैसा करते रहना, वरना बहुत बुरा होगा। मित्रों, निर्मला जी उम्मीद का दीपक जलाए बैठी थी कि बेटा आएगा तो वह हमारी सुनेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। रही सही कसर बेटे ने पूरी कर दी। बेटे की इन बातों को सुनकर माँ की जबान से एक शब्द भी नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। और कर भी क्या सकती थी। मित्रों, इधर बहू और बेटे के व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। शिल्पा पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, अब उसने भोजन भी कम कर दिया। धीरे धीरे फिर उन्हें बासी खाना खिलाने लगी। मनोहर पहले से ही बीमार चल रहे थे, बासी खाना खा खा कर और भी बीमार हो गए। इधर निर्मला जी पूरे दिन घर का काम करती और ऊपर से उन्हें खाना भी ताज़ा और भरपेट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उसका भी स्वास्थ्य गिरता चला गया। कमजोरी के कारण उन्हें बेहोशी छा जाती थी। एक दिन वह काम करते करते थकी हारी सो गई। मनोहर जानते थे कि निर्मला को घर का सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से खाना भी ठीक नहीं मिलता। मनोहर ने अपनी बहू से कहा, आज की रात का खाना मुझे मत देना, उसके बदले में तू अपनी सास का पेट भर देना, वह बड़ी कमज़ोर हो गई है। शिल्पा कहने लगी, ससुर जी, आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी, फिर आप मत कहना कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अरे आप दोनों तो ऐसे जता रहे हो जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। तुम लोगों से कुछ काम तो होता नहीं है, बस खाना खाना ही लगा रहता है। मित्रों, धीरे धीरे शाम होती है और शाम को जब निर्मला खाना खाने जाती है तो उसके सामने जो खाना परोसा जाता है वह देखकर हैरान रह जाती है। आज शिल्पा ने उन्हें 2 कटोरी में दाल और 4 रोटियां परोसी थी।
निर्मला सोचने लगी, बहू तो मुझे 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल दिया करती थी, लेकिन आज बहू को क्या हो गया है। उन्हें यह देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर उसने अपनी बहू से पूछा, शिल्पा बहू, आज मेरे थाली में ज़्यादा खाना कैसे परोस दिया। शिल्पा ने रूखे स्वर में कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। मित्रों, उस दिन निर्मला ने भर पेट खाना खाया, मगर उस बेचारी को क्या पता था कि आज उसने अपने पति के हिस्से का खाना भी खा लिया। भोजन करके वह सोने के लिए चली गई। आज वह बहू का व्यवहार अपने पति को बताना चाहती थी, पर जैसे ही पति के कमरे में पहुंची तो मनोहर सो चुके थे। तो सोचने लगी कि चलो सुबह में ही बता देंगे। इस तरह निर्मला जी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इधर जब सवेरा होता है तो निर्मला जी अपने पति के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति मनोहर चारपाई से नीचे पड़े थे और उसके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था। यह देखकर निर्मला जी घबरा जाती है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बेटे को खबर दी और अस्पताल में भर्ती कराया। बेटे ने अपने पिता को ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया और उन्हें छोड़कर चला आया। डॉक्टर ने कहा, बहुत सारा खून शरीर से निकल चुका है, इन्हें खून चढ़ाना होगा। अगर जल्दी खून का व्यवस्था न हुआ तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब निर्मला जी खून की व्यवस्था कहाँ से करती, पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। आखिरकार जब उसका मन नहीं माना तो वह अपने बेटे के ऑफिस पहुंच गई। बेचारी निर्मला जी ऑफिस के बाहर बैठकर अपने बेटे के ऑफिस पहुंचने का इंतजार करने लगी कि बेटा कब आएगा। सूखी आंखों से वह ऑफिस के दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी, अभी तक संदीप नहीं आया था। बैठे बैठे उसके घुटने में दर्द होने लगा। तभी वहाँ एक चपरासी ने देखा कि बूढ़ी माँ ऑफिस के बाहर बैठी है, तो उस चपरासी को ने तरस खाकर उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी। निर्मला जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका बेटा एक बड़ी सी गाड़ी से आता है और जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा तो निर्मला जी दौड़कर उसके पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को मैले कुचैले कपड़ों में गले लगता देख संदीप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। उसने अपनी माँ को दूर झटकते हुए गार्ड से कहा कि कौन है यह बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही है। गार्ड ने कहा, सर वह बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही है, जब से आई है तब से बैठकर रो रही है। संदीप अपने गार्ड पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी को भी यहाँ बैठा लेते हो। यह मेरा ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। कुछ पैसे देकर इसे यहाँ से निकालो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। मित्रों, अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर निर्मला जी का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। कहने लगी, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक भिखारिन हूँ। आज मुझे अपने पति के प्राण बचाने हैं, इसलिए भीख मांगने आई हूँ। हो सके तो कुछ दे दो बेटा। डॉक्टर उन्हें खून चढ़ाने को कहा है। तुम्हारे पिता अस्पताल में इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इतना कहकर निर्मला जी संदीप के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। तब संदीप उनका हाथ पकड़कर एक ओर ले जाता है और कहता है, सुन बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना वक्त है और ना तो उस बुढ़े को देने के लिए खून का एक कतरा। निर्मला जी अपनी झोली फैलाकर कहती है, बेटा इस समय तुम ही मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। अगर तुम्हारी थोड़ी सी खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच जाती है तो उन्हें बचा लो। संदीप चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है, अरे जा भिखारिन, यहाँ से चला जा। तुझे मुंह क्या लगा लिया, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई।
मित्रों, उसने 10-10 रुपये की नोटों की एक गड्डी निर्मला जी के मुंह पर फेंक दी और बोला, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर वह अपने हाथों को झटक कर वहाँ से चला जाता है। मित्रों, वहाँ का जो गार्ड था वह यह सब कुछ देख रहा था। निर्मला जी की हालत पर उसे बड़ा तरस आ रहा था। उसकी आंखें भर आई। गार्ड ने आगे बढ़कर निर्मला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर पूछा, माँ जी, क्या संदीप सर सच में आपके बेटे हैं? तब निर्मला जी ने उस गार्ड को पूरी बात बताई। उस बूढ़ी माँ की कहानी सुनकर उस गार्ड का भी दिल अंदर से दहल गया। गार्ड ने धीरज बंधाया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो मैं अपना खून उन्हें दे दूंगा। उधर थोड़ी देर के बाद संदीप जब अपना मीटिंग समाप्त करके बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं पर बैठा देखा। वह उसे देखकर गुस्से से भर गया। उसने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। सोचने लगा कि इस बुढ़िया को यहाँ से हटा देता हूँ, वरना मीटिंग में से जो लोग आएंगे और इसने उसके सामने अपना मुंह खोल दिया तो उन्हें सब पता चल जाएगा। मुझे उन वीआईपी गेस्टों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। वह उसे झकझोरते हुए वहाँ से ले जाने लगा। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसने जोरदार थप्पड़ संदीप के मुंह पर दे मारा। तमाचा इतना जोरदार था कि ऑफिस के अंदर जितने लोग काम कर रहे थे सभी लोग बाहर आ गए। सब लोग संदीप के माँ के साथ इस तरह के व्यवहार करते देख उसे कोसने लगे कि शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए। संदीप ने गार्ड से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाते हुए? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ। गार्ड ने गुस्से से कहा, अरे तुम क्या निकालोगे मुझे नौकरी से? मैं तुम्हारी नौकरी को लात मारता हूँ। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह किसका होगा? मित्रों, उस गार्ड की हिम्मत को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। संदीप अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस गार्ड ने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो माँ जी, मैं अपना खून दूंगा तुम्हारे पति को। गार्ड निर्मला जी के साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मनोहर के खून से मिलाया। संजोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा था। उसने अपना ब्लड मनोहर जी को चढ़वा दिया। निर्मला जी उसके सामने कुर्सी पर बैठकर उसे खूब दुआएं दे रही थी। उस समय वह गार्ड उसके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। ब्लड चढ़ने के बाद निर्मला जी गार्ड के पैरों में गिरकर रोने लगी। गार्ड ने कहा, माँ जी, आप मेरे पैर पड़कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? माँ का हाथ बच्चों के लिए उसके सिर पर आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। निर्मला जी ने थोड़े से पैसे उस गार्ड को देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये थोड़े से पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने कहा, माँ, तुम मेरी नौकरी की चिंता मत करो। तुम सुबह से बैठी यहाँ रो रही थी। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। पहले मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मित्रों, निर्मला जी बड़ा ही आशा भरी निगाहों से उस गार्ड को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसका असली बेटा मिल गया हो। एक अपरिचित व्यक्ति होते हुए भी उसने मनोहर की जान बचाई और संदीप जो उसका अपना ही खून था, उसने अपनी माँ को भी भिखारिन कहकर धक्का मारकर घर से निकाल दिया। धिक्कार है ऐसी औलाद को। क्या इसी दिन के लिए उसने अपने बेटे को पाला पोसा था? मित्रों, उधर वह गार्ड खाने के लिए लेकर आता है, इधर डॉक्टर अपने केबिन से निकल कर आता है और निर्मला जी को बताया कि माँ जी, माफ़ करना, हम आपके पतिदेव को नहीं बचा पाए। यदि ब्लड का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता
तो शायद उसकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही निर्मला जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर वज्र सा गिरा दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मनोहर एकदम से शांत पड़े हुए थे। निर्मला जी की आंखें बिल्कुल सूखी हुई थी। पत्थर की मूर्ति बनकर वह मनोहर जी के पास बैठ गई। उधर उसी समय उसकी बेटी कमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए निर्मला जी ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे। चलो अच्छा हुआ जो मेरे मरने से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा भटकती रहती। तब कमला बताती है, माँ जी, क्या सचमुच पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए? कल रात को मुझे एक बात कह रहे थे कि बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ, मैं अति शीघ्र ही वहाँ पहुँच रही हूँ। मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे। मित्रों, इधर शाम तक मनोहर का क्रियाक्रम हो जाता है। बेटी विदेश में रहती थी, इसलिए उस दिन नहीं आ सकी। वह गार्ड भी निर्मला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट जाता है। इधर जब शिल्पा ने सुना कि अगले दिन हमारी ननद आ रही है तो उसने अपने पति संदीप से कहा, पता नहीं वह आकर क्या क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण गई है तो घर में बवाल मच जाएगा। संदीप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मर गए हैं? शिल्पा ने तपाक से जवाब दिया, आपकी कलमुही माँ जरूर बता देगी। तब संदीप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज देता हूँ। कमला तो कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर देते हैं, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे पापा के गम में माँ भी चल बसी, और सब लोग मान भी लेंगे। मित्रों, संदीप और उसकी पत्नी निर्मला जी को मारने का प्लान बना लेते हैं। सोचा कि खीर में जहर मिलाकर इसे खिला देते हैं, इसकी भी राम नाम सत्य हो जाएगी। शिल्पा ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास निर्मला जी को खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमला ने कल आने की बात कही थी, लेकिन वह आज ही पहुंच गई। कमला के पास एक चाबी का सेट था जो उसके पिता ने दिया था कि हमारे न होने पर बेटी जब कभी घर आए तो अंदर जा सके। इधर शिल्पा अपनी सास को खीर में जहर खिलाने वाली थी। उधर कमला ने आकर उसकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर ली। उसके बाद कमला ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। कमला ने अंदर आते ही शिल्पा के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। कहने लगी, अब मैं समझ गई, मेरे पापा मरे नहीं, तुम लोगों ने उन्हें मारा है। अब तो माँ को भी मारने जा रहे थे। कमला को अचानक आया देखकर दोनों की सीटी पिटी गुम हो जाती है। कमला ने फ़ोन कर पुलिस को वहाँ बुला लिया और उन दोनों को पकड़वा दिया, और उन्होंने जो सारी जायदाद अपने नाम करवा लिए थे उन्हें भी दोनों से छीन लिया। पुलिस को देखकर दोनों थर-थर कांपने लगे और निर्मला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, पर निर्मला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई और उन्हें सलाखों के अंदर डाल दिया। निर्मला जी अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम करवा दी जिसने वास्तविक उसका बेटा होने का फर्ज निभाया था। उन्होंने अपना ब्लड देकर मनोहर की जान बचाने का प्रयास तो किया, मगर बदकिस्मती से वह बच नहीं पाया। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें एक बात सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने जीते जी अपने हाथ खाली नहीं करना चाहिए। जब हाथ खाली हो जाते हैं तो फिर अपने ही ठोकर मारने लगते हैं। दूसरी बात समझने वाली यह है कि बच्चों को बचपन से ही अपने से इतना दूर न रखें कि आपसे दूर ही हो जाएं। जितने भी रिश्ते होते हैं
वे सब मोह की बुनियाद पर होते हैं। यदि मोह है तो बेटे का बाप है और बाप का बेटा है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं है। बचपन से जब हम उन्हें पढ़ने लिखने के लिए अपने से दूर भेज देते हैं, 18-20 साल तक जब वो अपनों से दूर रहकर पढ़ते हैं, तो उनमें अपनों के प्रति मोह खत्म हो जाता है। और जिसके अंदर मोह नहीं रहेगा वह आपकी कभी केयर कर ही नहीं सकता। तीसरी बात समझने वाली यह है, इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ाने के साथ साथ एक पाठ अपनी संस्कृति और संस्कारों के भी पढ़ाए जाएं। यदि वे अपने संस्कारों को नहीं पढ़ेंगे तो विदेशी सभ्यता का अनुकरण करेंगे, जो अपने माँ बाप को बूढ़ा होते ही त्याग देते हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उसमें आधे घंटे का एक और विषय बढ़ा दिया जाए। उसमें सिर्फ अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपना सिद्धांत और अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने आदर्शों का पाठ भी पढ़ जाएंगे। कहते हैं आप चाहे जितने ही अंग्रेज बन जाओ, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को पढ़ा है तो आप कभी भी अपने कर्तव्य धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में ज़रूर सार्थक होगी। संदीप और शिल्पा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने शुभचिंतकों को शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।